चैप्टर्स का नाम है एसिड एंड बेसिस। तो मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पिछली क्लासेस में एसिड एंड बेसिस के कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। आज हम इस क्लासेस में उन सारे पॉइंट्स के आगे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे पिछले क्लासेस का लेक्चर है। उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जाके जरूर देखें एक बार, ताकि मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट को देखने में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली क्लासेस में क्या क्या डिस्कस किया था। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि एसिड और बेसिस, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कंपाउंड से वो एसिडिक होते हैं और कौन कौन से बेसिस होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता किया था। और हमने ये भी चेक किया था कि कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक है या बेस। तो उसको पता करने के लिए उसके बाद हमने पढ़ा था उसके जासूस, जिसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इंडिकेटर्स में हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कौन कौन से मैनमेड इंडिकेटर्स हैं। और एक होता है मतलब जो जिनके इंडिकेटर्स गंध के द्वारा हमें पता करते हैं कि एसिडिक है या बेसिक। तो उसके बारे में हमने कवर किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था एक रिएक्शंस देखी थी, एक रिएक्शंस का कुछ रिएक्शंस को देखा था कि एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शंस कैसे होता है, उसमें कौन से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद फिर उसका नेचर क्या होता है, उसको कैसे चेक करेंगे कि ये एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के साथ मेटल का रिएक्शन होने पे कौन सी गैस निकलती है। वो पॉप साउंड के द्वारा आती है, मतलब पॉप साउंड से हम चेक करते हैं, कैंडल जैसे उस गैस के सामने लेके आते हैं तो वो उससे हमने पता किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड का रिएक्शंस होता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि उस तरह का रिएक्शंस कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसमें कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब होती हैं, और उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपकी स्क्रीन पे भी ये वीडियो दिख रहा होगा, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। और आपको अगर कंप्लीट पूरा एसिड एंड बेसिस के बारे में पता करना है या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं, और जो जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और आने वाले हैं उनको अगर आपको पूरा कंप्लीट कवर करना है तो वही लेक्चर देखने के बाद पार्ट 1, ये पार्ट 2 लेक्चर है, उसको देखें। तो चलिए हम आज के पॉइंट्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम उसको देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे देखना है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है और उनका रिएक्शन कैसे होता है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। तो जब जब भी ऐसा होता है कि बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमेशा, उसमें मतलब लड़ाई नहीं होती है, उसमें एक उनके दो मतलब बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मान लो जी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, उनके दो बच्चे पैदा होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर निकलेगा, ठीक। और ये जो प्रोसेस होता है, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि reactions between acid and base to form a salt and water is called a neutralization reaction। तो यहाँ पे हमने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। यहाँ पे देखिए, ये बेस हो गया और ये एसिड है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है और ये वाटर बनेगा। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। उसका एग्जांपल भी आपको दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अवस्था में है और HCl एक्वस अवस्था में जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनता है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, और एग्जाम्पल ही मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेस और फिर एसिड का अगर रिएक्शन होता है तो क्या सॉल्ट और वाटर बनता है। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसे कि
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें हम एक एक्टिविटी करते हैं कि आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड, एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसमें HCl मतलब डाइल्यूट HCl धीरे धीरे मिलाना है और इसको मतलब हिलाना है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उसका कलर क्या होता है और इसमें कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक तरह से एक क्वेश्चन है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम देख लेंगे। तो ये आप तरह से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे सीखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख ही रहा है कि कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड लेंगे और बीकर में एक ले लेंगे, उसके बाद फिर इसमें एक्वस या तनु अवस्था में HCl को मिलाएंगे ड्रॉप कर करके। तो इसमें कौन सी रिएक्शंस होती है, उसमें क्या क्या कलर चेंजेस होते हैं, उसको हम देखने के लिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर इससे हमें मिलता है कि रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो ये बोल रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड का अगर एसिड के साथ रिएक्शंस होता है तो उसमें कौन सा रिएक्शन होगा और उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको इसके द्वारा हम समझेंगे। ये एक्टिविटी आपको पहले क्वेश्चन आपके सामने था, उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा। तो अब इसमें यह बोल रहा है कि जब भी अगर मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो आपने ये भी देखा है, अभी पिछले आपने कुछ मिनट पहले आपने देखा कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बट यहां पे भी देखने को हमें सेम वही मिल रहा है कि एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो अब इससे आपको क्या पता चलता है, ये भी एक जो रिएक्शन है सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज आल्सो सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि एसिड और बेस जैसे ही आपस में रिएक्ट करते हैं वह सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। पर यहाँ पे एसिड के साथ अगर मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो वो भी सेम प्रोसेस दे रहा है जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। तो मींस इससे हमें एक ये रिजल्ट निकलता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये आपका एक फैक्ट बन गया और ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो कमेंट पे यस जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो यहां पे देखिए मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, एसिड मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद फिर यहां पे सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। तो इसका जनरलाइज फॉर्म हमें पता चल गया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेस और एसिड जैसे रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का भी उदाहरण है। तो हमें यहां पे पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये आपका फैक्ट बन गया। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आपके पिछले ये एक्टिविटी में जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि कॉपर ऑक्साइड में ये डाइल्यूटेड HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है और उसके कौन से कलर मतलब चेंजेस होते हैं, उसी का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है और वाटर बनता है, ब्लू ग्रीन कलर का क्लोराइड सॉल्ट बनता है और वाटर यहाँ पे बनता है। आपके स्क्रीन पे यह दिख रहा होगा, तो वही इसमें बता रहा है, उसी एक्टिविटी का ये एग्जाम्पल था। अब हमने देख लिया एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड का। बट अब क्या होगा अगर किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ लाया जाए, मतलब कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, एसिड हो गया वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो बेस के साथ रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा। तो सेम जैसे कि हमने पिछली अभी एक्टिविटी में देखा
कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सेम उसी जगह पे मेटेलिक ऑक्साइड की जगह पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ जाएगा। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड था, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेंगे और एसिड की जगह बेस लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे हम कैसे कैसे, मतलब हम यहाँ पे दिखाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिप्लेस करेंगे और एसिड को बेस के साथ रिप्लेस करने पे जो सेम रिएक्शन होता है जो हमने पिछली एक्टिविटी में देखा। तो यहां भी आपको जैसे अगर रिएक्शन होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेसिस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो ये भी रिएक्शन एक सिमिलर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो आपको इससे क्या एक फैक्ट पता चलता है कि भाई अगर सॉल्ट एंड वाटर जब भी बनता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा आभास होता है कि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए होंगे। तो अगर यहाँ पे बेस ऑलरेडी आपको नोन है, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी भाई, अगर बेस के साथ कोई ऐसा कंपाउंड रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर निकालता है, तो उस दूसरे कंपाउंड की मतलब प्रकृति क्या होगी, वो एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि बेस है, बेस के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो यही हमसे इससे दो हमें फैक्ट निकलते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वेयर एज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये हो गया। अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पे अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड सी मतलब CO2 अब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो यहां पे बनेगा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस H2O। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का और बेस का रिएक्शन, वहां पे बनता है एक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है प्लस वाटर, ये एग्जांपल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वेयर इज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये दो फैक्ट्स थे हमारे और इनको हमेशा हमें याद रखना है। चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। तो ये आपको बताना है कि दही को या खट्टे पदार्थ को जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, उनको कॉपर या ब्रास के मेटल में क्यों नहीं रखना चाहिए। मैं 2 सेकेंड तक आपको मतलब 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि ये ऐसा क्यों नहीं रखते हैं, उसके बाद मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक 1 मिनट हो गया होगा, तो अभी तक जिसको जिसको जवाब देना होगा वो उन्होंने दे दिया होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो कर्ड है और ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ आता है, रिएक्ट करता है, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बनता है। तो वो जो यहाँ पे जैसे कॉपर का सॉल्ट बनता है, कॉपर का सॉल्ट हमें बहुत ही नुकसानदायक होता है, जो हमारे बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये कोई भी खट्टा पदार्थ या ये दही को कॉपर या ब्रास के मेटल बर्तन में नहीं रखते हैं, यही इसका रीजन था। और इसी तरह आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है कि किस तरह से इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं खट्टे पदार्थ या दही को ब्रास या कॉपर के बर्तन में रखने का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विच गैस इज यूजुअली liberated when an acid reacts with a metal।
तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस निकलती है जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो वहां पे हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस एक्टिविटी को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं पिछले लेक्चर्स में। जिसने वीडियो को नहीं देखा हो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें और उस वीडियो को कंप्लीट करें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो वहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और फिर हाइड्रोजन गैस का उस टेस्ट को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एक नली से पास कराते हैं और पानी के बुलबुले में मतलब सोप के टैप में वहां से गुजारते हैं जिससे कि साबुन का पानी मतलब बुलबुला हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वहां पे जलते हुए कैंडल्स को ले जाते हैं तो पॉप साउंड आता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो अब हमें यह देखना है कि कोई भी एसिड हो, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, तो इसमें हमें यह देखना है कि एसिड का एक्वस अवस्था में क्या स्थिति रहती है और बेस का एक्वस अवस्था में क्या स्थिति रहती है। तो उनके बारे में समझेंगे कि अगर हम किसी भी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है कि ये एसिडिक है या नहीं। ठीक है, इस एक्टिविटी को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी को एक देखेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है चित्र के माध्यम से पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट मतलब एक बीकर लेंगे, उसको हम चिमटे से टॉन से पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम हम लेंगे, वो एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए और इस तरह से हम उसको एडजस्ट करेंगे सारे इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मेटल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स को मिलाएंगे ड्रॉप वाइज। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में मिला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि एक गैस निकल रही होती है, डिलीवरी ट्यूब से एक गैस निकल रही होती है। यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब को भी एडजस्ट कर रखा है। यहाँ पे देखिए डिलीवरी ट्यूब कॉर्क के साथ यहाँ पे निकाल रखा है। तो वहां से जो ये रिएक्शन के बाद कौन सी गैस निकलती है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए साल्ट का जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे HCl गैस निकलती है। HCl गैस वो एकदम HCl गैस इस डिलीवरी ट्यूब से निकलती है। उस एसिड मतलब HCl गैस एक्चुअल में क्या, HCl एक एसिड है तो उसी की एसिडिक या बेसिक नेचर को मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिडिक है या नहीं है और वो कैसे होगा तो उसको देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो HCl गैस डिलीवरी ट्यूब से निकलती है। अब वो उस HCl गैस को यहाँ पे बोल रहा है कि टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो हमें 2 लिटमस पेपर का सैंपल दिया गया है, एक तो ड्राई रहेगा गीला नहीं रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर है ड्राई रहेगा, और एक वेट लिटमस पेपर रहेगा। अब हम डिलीवरी ट्यूब से जो HCl गैस निकल रही है उस गैस के नजदीक में हम जैसे ही पहले तो हम सूखे लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को उसके सूखे नीले लिटमस पेपर को हम वहां पे HCl गैस के पास लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम अगर सूखे हुए नीले लिटमस पेपर को HCl गैस के पास लेके जाते हैं तो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम आप गीले नीले लिटमस पेपर को मतलब वेट लिटमस पेपर को अगर HCl गैस के पास लेके जाते हैं तो वो उसके गीले होने के कारण वहां पे HCl गैस में H+ आयन उपस्थित हो जाता है जिसके कारण
नीला लिटमस पेपर आपका लाल कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो HCl गैस है वो एसिडिक है, यहाँ पे एसिड निकल रहा है। तो ठीक इसी एक्टिविटी को हम चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, इन विच केसेस डज द लिटमस पेपर चेंजेस कलर। तो कौन से अवस्था में क्या होता है कि वो लिटमस पेपर अपना चेंज कर देता है। तो इसमें हमें रिजल्ट निकलता है कि ड्राई HCl गैस नहीं कन्वर्ट होती है रेड में कन्वर्ट नहीं होती है, जबकि HCl का जो सॉल्यूशन होता है, या तो क्योंकि हमारा रेड लिटमस पेपर गीला है तो उसके कारण उसमें H+ आयन प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। तो यही आपको इसमें बताना था कि HCl का सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि ड्राई HCl गैस नीले लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट नहीं करती है। तो ये हमारा यहां से पता चल गया। अब हम उसके बाद देखते हैं कि एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। तो हमने एबव एक्टिविटी, हमने जो भी एक्टिविटी देखी उससे हमें पता चल गया कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस होता है और वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब भी अगर पानी में H3O+ आयन या H+ आयन ही उपस्थित होता है, कोई भी एसिड पानी के साथ ही H3O+ आयन या H+ आयन उपस्थित कराता है। तो दिस सेपरेशन ऑफ आयन कैन नॉट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी उपस्थित नहीं है या एक्वस अवस्था में, मतलब पानी के साथ ना हो, तो वहां पे H+ आयन उपस्थित नहीं होता है। दिस सेपरेशन ऑफ आयन कैन नॉट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो पानी की अनुपस्थिति में H+ आयन उपस्थित नहीं होगा। जबकि यहाँ पे देखिए एसिड को एक्वस अवस्था में लाएंगे तो यहाँ पे H3O+ आयन या Cl+Cl- उपस्थित होता है, मतलब कि एसिड आयन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई HCl गैस, अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में बता रहा है कि ड्राई HCl गैस विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिथियम पेपर। अगर ड्राई लिटमस पेपर हम ड्राई HCl गैस के पास लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, जबकि HCl सॉल्यूशन यहाँ पे उसका कलर चेंज कर देता है। तो अब हम, तो अगर एसिड अगर एक्वस अवस्था में H+ आयन देता है तो बेस एक्वस अवस्था में कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर जब भी बेस एक्वस अवस्था में OH आयन को प्रोड्यूस करता है, उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर KOH सॉलिड अवस्था में है और उसमें वाटर को लाया जाता है तो एक्वस अवस्था में OH आयन प्रोड्यूस करता है। पोटेशियम एक्वस अवस्था में और OH-OH। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सेम जैसे कि एसिड H+ आयन देता है उसी प्रकार से बेस भी एक्वस अवस्था में OH- आयन देता है। अब यहाँ पे देखिए, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड अल्कलीज। तो कुछ बेसिस जो एक्वस मतलब पानी में सोल्यूबल होते हैं, मतलब OH आयन दे देते हैं, वो अल्कलीज कहलाते हैं। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं वो बेस होते हैं बट फिर भी वो एक्वस अवस्था में OH आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो अल्कलीज नहीं कहलाते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा एक रिजल्ट निकलता है कि जितने भी अल्कलीज हैं वो बेस होते हैं, जबकि सारे बेस अल्कली नहीं हो। ये एक स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, पूछ भी सकता है कि भाई सारे बेसिस अल्कली होते हैं या नहीं होते हैं। तो यस या नो में एक क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी बोलता है कि ये अल्कली है तो ये बेस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटरी स्टेटमेंट्स है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो सारे जो बेस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और जो डिसॉल्व होते हैं वो अल्कली कहलाते हैं।
तो all bases do not dissolve in water, all bases do not dissolve in water, and alkali is a base that dissolve in water. तो जो अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उसे अल्कली कहेंगे। और वो कैसे होते हैं? दे आर सोपी टू टच, मतलब चिकने होते हैं, कड़वे होते हैं और कोरोजिव होते हैं। तो अगर बेस के कांटेक्ट में आपका कोई भी बॉडी आता है तो वहां पे मतलब जल जाएंगे, बहुत ही कोरोजिव होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, बेसिस की प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है, कॉशन है कि नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में बी कॉज हार्म। तो वो नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए उनको कभी भी बेसिस को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, एक क्वेश्चन मतलब कंपाउंड्स की लिस्ट देता हूं, उसमें आपको बताना है कि कौन से एसिड है, कौन से बेस हैं, और उनमें से कुछ बेसेस जो अल्कली होंगे। तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे HCl, H2SO4 और HNO3 एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये सारे एसिडिक एसिड हैं। तो क्योंकि ये एक्वस अवस्था में H+ आयन देंगे, जबकि यहाँ पे NaOH, CaOH2, KOH, मैग्नीज ऑक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसेस हैं। और ये सारे जो हैं बेस, ये सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स भी मतलब अल्कली है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से OH- आयन दे देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स इजिली OH- आयन दे देते हैं। जबकि यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड्स, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड्स, ये बहुत ही कम मात्रा में OH आयन देता है। तो ये एक तरह से अल्कली के प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता है, और ये वीकर अल्कली है। अब यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एसिड या बेस को हम पानी में मिलाते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा को निकालता है। मतलब मान लीजिए ये वाटर है, यहाँ पे ये वाटर, HCl इसमें हम मिला रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगा। इसमें बहुत सारी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, एसिड या बेस दोनों के केसेस में। और इसलिए क्या होता है कि हमें जब भी हम एसिड या बेस को मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को, तो बहुत ही केयर मतलब सावधानी से हमें एसिड या बेस को पानी में मिलाना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि इफ वाटर इज एडिड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड हीट एसिड, तो ये बोल रहा है कि अगर जब भी मतलब इसका उल्टा, पानी में अगर आप एसिड या बेस को मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा उष्मा निकलती है, और बहुत ही सावधानी से इसको मिलाना चाहिए। परंतु अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का टैप है या कोई भी मतलब बीकर है, उसमें आप एसिड है और उसमें अगर आप पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, और यहां तक कि आपके शीशे या फ्लास्क टूट जाएंगे। तो ऐसा हमें करना ही नहीं है। HCl में, किसी एसिड में आपको पानी नहीं मिलाना है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस है उसमें पानी नहीं मिलाना है, जबकि पानी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस को मिला सकते हैं। तो ये हो गया आपका, आपके सावधानी रखने के लिए कि आप कभी भी लैबोरेटरीज में जाते हैं तो ऐसी गलती को ना करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो, और वहां पे आपको बहुत ही सचेत होने की जरूरत है, एकदम दिमाग खोल के काम करना है, ठीक है। एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, मिक्सिंग एन एसिड और बेसिस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बोल रहा है कि अगर आप एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो उसमें क्या उनकी H3O+ या OH- की कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती है, और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मतलब तनु कर रहे हैं, उसको तनुता बोलते हैं, एक्वस
उनकी H+ या H3O प्लस आयन की मात्रा में कमी कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं या डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो और एसिड और बेस जो वो जिसमें हम पानी मिलाए हैं वो बोलाता है डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। तो ये हो गया आपका डाइल्यूटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड बेस। और इस मतलब किसी भी एसिड या बेस को पानी में मिलाने की प्रक्रिया ही डाइल्यूशन कहलाती है। तो हमने सीखा कि ये डाइल्यूशन क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड का हमने क्या क्या सीखा अभी, मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होने पे मेटेलिक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिस के साथ रिएक्शन होने पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। ये सारी बातें हमने सीखी। उसके बाद फिर हमने सीखा कि किस तरह से एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं, और वाटर एंड बेस में एसिड को नहीं मिलाना चाहिए, इससे हमें ये क्या होगा उसके बारे में हमने सीखा। फिर यहाँ अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं कि ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम देखते हैं कि एसिड एंड बेस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस प्रकार से होती है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर एसिड और बेस का सॉल्यूशन है एक्वस अवस्था में, तो वो क्या करते हैं, आपको हमने बता दिया कि वो H+ आयन या H3O+ आयन, और बेस क्या करता है OH- आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस अवस्था में, जिसके कारण क्या करते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूसेस मोबाइल आयंस। तो यहाँ पे एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बोल रहे हैं कि एसिड या बेस सॉल्यूशन है तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि वो मोबाइल मतलब चलने वाले आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। मोबाइल आयंस मतलब यहाँ पे H3O+ या OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं पानी की अवस्था में या एक्वस अवस्था में, जिसके कारण यह क्या करते हैं, गुड इलेक्ट्रिसिटी मतलब गुड कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ग्लूकोज एंड एल्कोहल, एल्कोहल का क्या फार्मूला होता है C2, मतलब कोई भी कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड्स जिसके साथ OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स लगा रहता है वो एल्कोहल कहलाता है। यहाँ पे देखिए C2H5OH, ये एक तरह का एल्कोहल है, और यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो सारे मतलब एसिडिक और बेसिक मतलब बेसिक के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, जबकि यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस एसिडिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये, क्योंकि यहाँ पे OH- आयन यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इसमें इनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब यहाँ पे एक वार्निंग साइन आपको दिख रहा होगा, ये वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस। तो ये आपको वार्निंग साइन दिख जाता है कहीं भी तो आप उसको छूने की प्रयास ना करें, क्योंकि वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस हो, मतलब एसिड या बेस उसमें कंटेनर्स में रखे रहते हैं और वो बहुत ही कोरोसिव होते हैं। तो जैसे ही आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, उस बॉडी पार्ट को जला देंगे, जिससे जिससे ये साइन इन्फॉर्मेट मतलब वार्निंग साइंस आप पे लगे रहते हैं कहीं पे भी जहां पे एसिड या बेसिस को स्टोर किया जाता है, तो उनसे आपको बचना है। अब यहाँ पे देखिए डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यही बोल रहा है कि पानी में क्या होता है, अगर आप एसिड या बेस को मिलाते हैं तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इस प्रक्रिया को डाइल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि हम H3O+ आयन या OH- आयन की मात्रा में कमी होती है, तो ये डाइल्यूशन हो गया या तनु तनु कहलाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं तनुता या तनु। और इसमें ये क्या होता है कि ऑलवेज एड एन एसिड स्लोली टू वाटर, तो वाटर में ही हमें एसिड
या बेस को मिलाना है और धीरे धीरे हिलाना है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। नेवर एड वाटर, तो ये क्या बोल रहा है, नेवर एड वाटर टू एन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो एक एसिड में हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके नहीं मिलाना है, जबकि पानी में हमें एसिड को मिलाना है। मतलब आप उल्टा, पानी में एसिड को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि एसिड में आप पानी मिला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसा करने पे एसिड में क्या अगर आप पानी मिलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी और आपके फ्लास्क टूट सकते हैं। तो इसको हमें सावधानी को बरतना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ये हम कैसे पता करेंगे? तो भाई हमें पता करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा वीकर एसिड है, और कौन सा वीकर बेस है या कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। इसको हमें पता करने के लिए हम एक प्रॉपर्टीज या मतलब एक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, प्रोसेस का यूज, जिसमें पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो पीएच स्केल में क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस द पीएच स्केल, पीएच स्केल के माध्यम से एसिडिक का स्ट्रेंथ पता करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ताकत हमें ये नहीं देखना है कि कौन किसको कितना मार सकता है, बल्कि हमें ये देखना है कि कौन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक नेचर का है। ये हमें इसके स्ट्रेंथ में देखते हैं और वो देखते हैं पीएच स्केल से। तो हम पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। द पीएच स्केल इज यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि पीएच स्केल किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा को, कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए हमें यूज किया जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल हम यूज करते हैं। इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। तो ये क्या है, जनरली 0 से 14 तक यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 0 से 14 तक पीएच स्केल हो सकता है। उसमें यहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है पीएच स्केल का। तो अब यहाँ पे ये तीन टाइप के, मान लीजिए तीन रेंज को बना दिया गया है। एक तो अगर मान लीजिए पीएच स्केल इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, मतलब कि उसमें H प्लस आयन इज इक्वल टू OH आयन, तो मतलब वहां पे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 7। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए पीएच की वैल्यू 7 से कम है, पीएच की वैल्यू 7 से कम है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। पीएच की वैल्यू मान लीजिए 7 से कम है यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन। बट मान लीजिए पीएच की वैल्यू 7 से अधिक है, तब क्या कहलाएगा? वो अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर पीएच की वैल्यू 7 से अधिक हो गई। इतना तो हमें पता चल गया कि ये पीएच स्केल क्या होता है, ये किस लिए हम यूज करते हैं, और इसमें क्या क्या चेक करते हैं। ये कितने टाइप के हो सकते हैं कि पीएच वैल्यू 7 है तो क्या होगा, किस तरह के सॉल्यूशन होगा, या मान लीजिए पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा, या तो 7 से अधिक है तो क्या होगा। ठीक है, हम इतना समझ लिए। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू घटती है और कैसे कैसे बढ़ती है H प्लस आयन की मात्रा, तो उसमें क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पीएच, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। द लोअर द पीएच वैल्यू closer to the zero, the higher the hydronium ion concentration and the stronger the base। तो इस लाइन का मतलब ये है कि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब कि अगर 7 से जितनी कम होगी, 0 के आसपास होगी, 0, 1, 2 या जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होगा उस सॉल्यूशन में, और क्या कहलाएगा? वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मतलब कि जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द पीएच वैल्यू ऑफ 1। तो मान लीजिए जैसे जैसे 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो क्या कहलाएगा? आपका एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो यही आपको बोल रहा है, द हायर द पीएच वैल्यू,
ये बोला है द लोअर द पीएच वैल्यू, जितना ज्यादा कम होगा पीएच वैल्यू, हायर द हाइड्रोनियम आयन। पीएच वैल्यू जितना कम, सॉरी, पीएच वैल्यू जितना कम, H प्लस आयन उतना ज्यादा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो पीएच वैल्यू जितना कम होगा H प्लस आयन उतना अधिक होगा, और उतना ही अधिक उसका एसिडिक नेचर होगा, ये हमारा आपको दिखा रहा है। अब यहां पे देखिए, द हायर द पीएच वैल्यू द हायर द आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्गर द बेस। तो ये अब बेस के बारे में देखिए, तो यहाँ पे जितना ज्यादा पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगी, यहाँ पे OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और वो बेसिक नेचर का होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो ये क्या बोल रहा है, पीएच की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उसमें OH आयन बहुत ज्यादा होगा, और वो स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा। तो ये दो लाइनों का मतलब ये हो गया। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट में बताएं, मैं फिर से इसको बताऊंगा, बाकी इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए, आगे इसको देखते हैं। अब ये पीएच की स्ट्रेंथ है, किस पे डिपेंड करती है, ऑन द, तो ये जो पीएच का स्ट्रेंथ है, पीएच की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे OH माइनस आयन की स्ट्रेंथ मतलब नंबर्स को चेक करेंगे, या फिर H3O प्लस आयन के नंबर्स को चेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड्स है और कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, या एसिडिक है या बेसिक है। तो यहीं पे बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स राइज टू मोर आयंस। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, H प्लस आयन बहुत ज्यादा देगा, वीक एसिड गिव्स लेस आयन। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स राइज टू द मोर आयंस, जबकि वीक एसिड गिव्स लेस आयंस। तो मतलब वीक एसिड है तो कम आयन देगा, और ज्यादा H प्लस आयन दे रहा है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पीएच स्केल। तो इस स्केल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए, पीएच स्केल 0 है, पीएच स्केल 0 है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक है, सबसे ज्यादा है। पीएच स्केल 0 तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा। अब उसके बाद जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लीजिए 7 आ गया, तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 7 से लेफ्ट राइट में, मतलब लेफ्ट राइट में जाने पे क्या होगा, H प्लस आयन इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे राइट साइड में जाने पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। जबकि H प्लस यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन से राइट साइड में जाने पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, बट बेसिक नेचर उसका इंक्रीज कर रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी इंक्रीज करती जाएगी सेंटर 7 से अधिक, मतलब पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ने पे यहाँ पे H प्लस आयन डिक्रीज करेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाएगी। जबकि 7 से अगर हम 0 की साइड में चलते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जबकि और H प्लस आयन बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका पीएच स्केल को किस तरह से हम पढ़ेंगे, हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, और उसके कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं कि किस तरह से ये किसके किसके कितने एसिडिक होता है, कौन कौन सा बेसिक। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैटरी के एसिड्स का 1 होगा, फिर यहाँ पे लेमन जूस, विनेगर, सोडा
ऑरेंज जूस, ये सारे एसिडिक नेचर के होंगे। यहाँ से जो भी लेफ्ट साइड में वो एसिडिक नेचर का होगा, और यहाँ से जो राइट साइड में हो वो बेसिक नेचर का होगा। ये आपके कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं नेचर में जो पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है कि पीएच वैल्यू का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारा जो मतलब ये जो रेंज है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 7 से 7.8 के रेंज में ही मतलब अच्छे से फंक्शंस करते हैं, रह पाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्या होता है कि अगर जो पीएच की वैल्यू अगर इससे वेरी करती है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही दिक्कत होने लगता है। तो अब यहाँ पे देखिए एसिड का रेंज, मतलब एसिडिक वर्षा या अम्लीय वर्षा का आपका न्यूज में आपने सुना ही होगा कि अगर उसकी पीएच की वैल्यू जो 5 से कम हो जाती है, अम्लीय वर्षा, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, एसिडिक रेन। तो यहाँ पे देखिए पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 से लेस हो जाता है, तो क्या कहलाता है, वो एसिडिक रेन कहलाता है, और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही समस्या खड़ी कर देता है और वो दिक्कत होने लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पे सॉयल, तो प्लांट्स जो हमारे पौधे होते हैं उनको भी एक लिमिट में, मतलब उसका पीएच वैल्यू बहुत ही लिमिटेड होती है। तो उनके लिए भी क्या होता है, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच का एक स्पेसिफिक रेंज होता है, उन्हीं में वो अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। तो हम कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ एवरीडे लाइफ में हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। आदमी क्या क्या कभी कभी कुछ ज्यादा खाने खा लेता है, तो हमारा क्या जो मतलब हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए एचसीएल प्रोड्यूस करता है। अब यही मात्रा जब मतलब इंडाइजेशन की अवस्था में क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे इंडाइजेशन, ड्यूरिंग इंडाइजेशन, तो क्या है, एच प्लस की मात्रा एक्सेस एसिड्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हमें पेट में दर्द सा होने लगता है। तो हम उसको, अगर हमें उस दर्द को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं। यूजिंग माइल्ड बेसिस कॉल्ड एंटा एसिड्स, वो एंटा एसिड्स कहलाते हैं, और उस मतलब दर्द को या पेट दर्द को हम खत्म करते हैं, मतलब इंडाइजेशन को हम कम करते हैं। और उसका एक एग्जांपल यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक तरह से माइल्ड बेसिस का काम करता है, आपके पेट दर्द को कम करता है। तो इस तरह से हम माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टूथ का डिके, दांतों का मतलब टूटना या मतलब डिके होना किस तरह से होता है। तो हमारे जो माउथ का जो पीएच वैल्यू होती है ना, वो 5.5 के आसपास रहती है। लेकिन यहीं पे अगर हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, वो किस लिए होता है 5.5 से कम, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को डिग्रेडिंग द शुगर्स, शुगर्स को तोड़ के एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाता है, तो क्या करता है, हमारे दांत डीके होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो उसको हमें मतलब कम करने के लिए, नलीफाई करने के लिए बेसिक टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। बेसिक टूथपेस्ट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड्स। तो जो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा जो शुगर को डिग्रेड करके हमारा एसिड एसिड ज्यादा हमारा प्रोड्यूस करते हैं, और पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, तो उसको माइल्ड बेसिस का यूज करते हैं और वो नलीफाई कर देता है। तो इस तरह से हम अपने दांतों को टूटने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, तो वो डंक जैसे ही मारता है, वो क्या करता है, एक एसिड का इंजेक्ट, मतलब आपकी एसिड आपकी बॉडी में थोड़ा सा इंजेक्ट करा देता है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे माइल्ड बेसिस का, लाइक बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। आपने मतलब क्या करते हैं, उसके वहां पे जहां पे मान लो आपको डंक मारा है, वहां पे यूज करेंगे, तो उससे आपका दर्द कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ नेटल स्लीप्स, मतलब कुछ आपने पौधे या पेड़ों में, पौधे क्या पौधे में ही, प्लांट्स में मैंने देखा होगा कि स्ट्रिंग्स या मतलब नुकीले नुकीले उनके पार्ट्स निकले रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक तरह से एसिड, मेथनोइक एसिड इंजेक्ट कराते हैं, जिससे आपको चुभन सी होती है या दर्द सा होता है, तो उसको भी हमें माइल्ड बेसिस का यूज करके आप उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टिंगिंग हेयर्स का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने कभी किसी किसी
पौधे में कीड़े या ककड़ी या किसी भी मतलब पौधे में प्लांट्स में देखा होगा कि यहाँ पे माइल्ड स्टिंग्स रहते हैं, मतलब स्टिंगिंग स्टिक्स रहती है, ये आपको चुभता है और एक एसिड आपके सर बॉडी में छोड़ता है जिसके कारण आपको चुभन या दर्द होता है, तो उनको भी मतलब माइल्ड बेसिस का यूज करके आप उसको नलीफाई कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं साल्ट। तो साल्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने साल्ट के बारे में पता कर लिया है कि क्या साल्ट कैसे बनता है। तो साल्ट एक तरह से एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो साल्ट के बारे में, साल्ट एक प्रकार से इनका एसिड एंड बेस का रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट, तो अब यहाँ पे हम सॉल्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सॉल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड बेसिस। सॉल्ट क्या किससे कैसे बनता है? रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस से सॉल्ट बनता है। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, they are composed of a position ion। तो ये क्या क्या बोल रहा है कि ये केटायन और एनायन के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो एसिड से क्या बनता है? एस प्लस नेगेटिव आयन, और बेसिस से पॉजिटिव आयन आपस में जुड़ के एक सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, सॉल्ट एसिड और बेस से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच वैल्यू देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, तो कुछ सॉल्ट क्या है स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। एसिडिक सॉल्ट क्या करता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। तो वही है, आपने प्रॉपर्टीज पीएच वैल्यू का यूज किया होगा। पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो सेम इसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, और इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से अधिक होगी। ठीक है, अब हम कुछ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से जो हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला कौन सा है? पहला कौन सा केमिकल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड से हमें उत्पन्न होता है। और वो कैसे होता है? जब भी हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के एक्वस अवस्था में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। वे एक तरह से एक केमिकल है जो सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस अवस्था में। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहलाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के एक्वस अवस्था में इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड एक्वस अवस्था में, यहाँ पे पानी की अवस्था में, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अवस्था में हमें मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे फार्मूला थोड़ा गलत लिखा गया है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ये भी क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमें प्राप्त होता है। इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया से रिएक्शन कराते हैं जिसके कारण हमें CaOCl2 प्राप्त होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? फैब्रिक्स को, किसी भी फैब्रिक्स का ब्लीच करने के लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर्स, तो पीने वाले पानी को भी मतलब साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, क्लोरीनीकरण इसको बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे ऐसे यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी सोडियम क्लोराइड से ही, मतलब बेकिंग सोडा भी एक तरह से एक मतलब केमिकल है जो भी मतलब कॉमन सॉल्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, सोडियम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा आपने शायद घर में यूज किया होगा या तो आपने देखा होगा, और नहीं भी देखे होंगे तो आपके स्क्रीन पे ये इसकी इमेज दिख रही है कि किस तरह से बेकिंग सोडा मतलब रहता है, किस प्रकार का रहता है और उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से माइल्ड, ये नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड है ये, और नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट है, इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये दिखने में
आपको ऐसे रहेगा और इसका हमेशा बहुत सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? मेकिंग केक और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और फिर एज एन एंटी एसिड्स एंड इन सोडा एसिड फॉर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर में ये सोडा एसिड के रूप में भी इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका इतने सारे केमिकल्स का साल्ट से हम कैसे बनाते हैं और उनका यूजेस कहाँ कहाँ है, ये सारे आपके प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट्स, या इसका एक दूसरा भी नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स गिव्स वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट्स का रिक्रिस्टलाइजेशन अगर करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स में पानी की अणुओं का उपस्थित हो जाना, वो रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स ये वॉशिंग सोडा बनाता है। और इसका वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो तो आपको पता ही है भाई, ग्लास सोप या पेपर की इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जहां पे शीशे या साबुन या पेपर की इंडस्ट्री में ये एक तरह से क्लीनिंग एजेंट के रूप में ये बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और इसका ये केमिकल मतलब रासायनिक नाम है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट्स एंड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, और पानी की कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। तभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट्स में ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण से हमें ये सोडा प्राप्त होता है। तो अब ये क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन या वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो ये बोल रहा है किसी भी सॉल्ट में एक फिक्स नंबर का वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थिति ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्ट विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि सॉल्ट विथ वाटर, कि सॉल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं, क्या वाटर का क्रिस्टलाइजेशन ही ये क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं, कि मतलब पानी की उपस्थिति भी उसमें सॉल्ट में रहती है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। हाइड्रेटेड सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट्स, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वो यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2, तो इसमें पानी के 5 अणु उपस्थित हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन की अवस्था में है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यहाँ ब्लू कलर का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पानी के 5 अणु क्रिस्टलीकरण की अवस्था में उपस्थित हैं। तो ये ब्लू कलर में होगा। और इसको जब हम जैसे इसको गर्म करते हैं ना, तो ये पानी मतलब लॉस कर देता है और ये व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे इसको हम गर्म करेंगे इसके पानी के अणु निकल जाते हैं और ये व्हाइट अवस्था में आ जाता है। द ब्लू कॉपर कलर इज रिस्टोर्ड ऑन एडिंग वाटर अगेन। तो जैसे इसमें फिर से हम गर्म करने के बाद जैसे ये व्हाइट अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और फिर से हम इसमें पानी मिलाते हैं तो ये फिर से ब्लू कलर में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट्स, और इसमें इसके 2 अणु इसमें वाटर के क्रिस्टलीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इसमें भी जिप्सम में भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें पानी का आधा अणु उपस्थित रहता है। तो यही इसका नाम है, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। और ये कैसे बनता है, हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को अगर हम 373 डिग्री केल्विन पे अगर गर्म करते हैं तो ये हमारा जिप्सम बनता है, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, भी इसका एक दूसरा नाम है। इट इज अ व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट पाउडर होता है ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जैसे इसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं चेंजेस बैक टू द जिप्सम, ये जिप्सम में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, सेटिंग इनटू अ हार्ड सॉलिड मास।
तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम के बारे में मैंने अभी पहले ही इसको बता दिया है। तो इसका रिएक्शन कैसे कैसे होता है और इसकी यूजेस क्या क्या है। इसका यूज ये देखिए, प्लास्टर के रूप में यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज प्लास्टर के रूप में किया जाता है यहाँ पे, एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। टूटी हुई आपकी हड्डी कभी भी मतलब टूट जाती है तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और इसको खिलौने बनाने में, मेकिंग टॉयज में खिलौने बनाने में यूज किया जाता है। एंड फॉर स्मूथिंग सरफेसेस, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, क्योंकि ये हार्ड होता है तो एक बार सरफेस पे हम इसको जैसे फैला देते हैं वो तुरंत हार्ड हो जाता है, एकदम सरफेस बन जाती है। ये इसके यहाँ बहुत सारे यूजेस हैं डेली लाइफ में। ये था हमारा एसिड एंड सॉल्ट कंप्लीट होते हुए, ये पार्ट उसका सेकंड 2 था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।